हेलो स्टूडेंट्स, राजनीति विज्ञान की क्लास में आज हमारा टॉपिक है सत्ता, अथॉरिटी। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था समानता यानी इक्वालिटी का, और आज हमारे वीडियो में हम देखेंगे सत्ता और अथॉरिटी। सत्ता क्या होती है, सत्ता के क्या प्रकार होते हैं, सत्ता की क्या सीमाएं होती हैं इत्यादि। जैसा कि बायरस्टेड ने सत्ता के संबंध में कहा है, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। सत्ता को राज व्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा कह सकते हैं। यह शक्ति प्रभाव और नेतृत्व का मूल उपकरण होती है और नीति निर्माण, समन्वय, अनुशासन आदि राजनीतिक प्रक्रियाएं सत्ता के आधार पर ही निर्धारित होती हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के संगठनों में सत्ता को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और राजनीतिक जीवन में सत्ता की अवहेलना नहीं की जा सकती है। समाज विज्ञान के अंतरराष्ट्रीय ज्ञान कोश के अनुसार सत्ता को कई तरह से परिभाषित किया गया है और सत्ता शक्ति प्रभाव एवं नेतृत्व से सीधे रूप से जुड़ी हुई है। और सत्ता की जो परिभाषा है वो इस तरह से है। सबसे पहले हम फयोल की परिभाषा देखते हैं। सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति होती है। अकॉर्डिंग टू फयोल, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू इनेक्ट ओबीडियंस। बायरस्टेड कहते हैं कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। बीच के अनुसार दूसरों के कार्य निष्पादन को प्रभावित करना या निर्देशित करने का औचित्यपूर्ण अधिकार सत्ता होता है। एलन के अनुसार सौंपे गए कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने हेतु प्रदान की गई शक्तियां एवं अधिकार सत्ता कहलाते हैं। थियो हैमन ने सत्ता की परिभाषा को कुछ अधिक स्पष्टता से बताया है और उनके अनुसार सत्ता वह वैधानिक शक्ति है जिसके आधार पर अधीनस्थों को काम करने के लिए कहा जाता है तथा उन्हें बाध्य किया जा सकता है और आदेश के उल्लंघन पर आवश्यकता अनुसार प्रबंधक उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है, यहाँ तक कि वो उनको उस कार्य से भी पृथक रख सकता है। तो इस तरह से सत्ता शक्ति प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार होता है। शक्ति को जब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में यूज किया जाता है, संस्थागत रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वह सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। और यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात एवं औचित्यपूर्ण होती है। मेरी पार्कर फॉलेट, चेस्टर बर्नार्ड, साइमन आदि विद्वानों द्वारा व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष को दृष्टि में रखते हुए सत्ता की व्याख्या की गई है। साइमन के अनुसार अधिकार सत्ता निर्णय लेने एवं अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं को मार्गदर्शित करने की शक्ति है। ये दो व्यक्तियों के बीच उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थ का संबंध है। उच्च अधिकारी निर्णय लेता है और आशा करता है कि अधीनस्थ द्वारा उसका पालन किया जाएगा। अधीनस्थ ऐसे ही निर्णयों की आशा करते हैं और उनके व्यवहार इन निर्णयों से निर्धारित होते हैं। तो उपरोक्त सभी जो डेफिनेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग हम सत्ता को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अधिकार सत्ता निर्णय लेने, आदेश देने तथा उनका पालन करवाने की वह शक्ति, स्थिति या अधिकार है जिसे अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है
और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसका पालन आवश्यक होता है। सत्ता की प्रकृति के संबंध में प्रोफेसर बीच द्वारा 2 सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। वो इस प्रकार से है। औपचारिक सत्ता सिद्धांत, जिसे कि हम फॉर्मल थियरी कहते हैं, और दूसरा है स्वीकृति सिद्धांत, जिसे हम एक्सेप्टेंस थियरी कहते हैं। और औपचारिक सत्ता सिद्धांत के अनुसार सत्ता को आदेश देने का अधिकार माना जाता है और सत्ता का प्रवाह जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर चलता है। यह अधिकार व्यवस्थाओं एवं संगठनों में विशिष्ट एवं वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है और इससे आदेश या सत्ता का एक पदक्रम बन जाता है। सत्ता के पीछे व्यवस्था या संगठन की औचित्यपूर्ण शक्ति होती है। इस शक्ति के कारण उसे स्वीकार किया जाता है। सत्ता आवश्यक रूप से सत्ताधारी की व्यक्तिगत श्रेष्ठता को नहीं बतलाती है। मैकाइवर ने इसे शासन का जादू कहा है कि एक व्यक्ति जो आदेश देता है वह भले ही अपने अधीनस्थों से अधिक बुद्धिमान न हो, अधिक योग्य न हो और किसी भी दृष्टि से अपने सामान्य साथियों से श्रेष्ठ न हो, कभी कभी तो उसका स्तर इन सबसे नीचा भी हो सकता है, लेकिन वह सत्ता की स्थिति में होने के कारण आदेश और निर्देश देता है और उसके आदेशों का पालन किया जाता है। फिर है स्वीकृति सिद्धांत। व्यवहारवादी या मानव संबंधवादी औपचारिक सिद्धांत में विश्वास न रखते हुए स्वीकृति सिद्धांत में विश्वास रखते हैं और इनके अनुसार सत्ता कानूनी रूप से तो केवल औपचारिक होती है, किंतु वास्तव में सत्ता या आदेश के अधिकार की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। जब अधीनस्थ अपनी समझ और योग्यता के दायरे में आदेशों को स्वीकार कर लेते हैं तो यह स्थिति सत्ता स्थिति बन जाती है। अधीनस्थ आदेशों को स्वीकार करें, इसके लिए 4 शर्तें बताई हैं बर्नार्ड द्वारा और वो बताते हैं कि अधीनस्थ अधिकारी आदेश अथवा सूचना को समझते हैं, फिर वह अपने निश्चय करने के समय उसका ये विश्वास हो जाता है कि आदेश संगठन के उद्देश्यों के साथ असंगत नहीं है। निर्णय लेने के समय वह सोचते हैं कि एक समग्रता के रूप में संबंधित आदेश उसके हितों के अनुकूल है, तथा लास्टली वो बताते हैं कि वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उस आदेश के अनुपालन की क्षमता रखते हैं। तो स्वीकृति सिद्धांत से अभिप्राय है कि सत्ता में जब उच्च अधीनस्थ द्वारा निम्न अधीनस्थों को आदेश दिया जाता है तो सब स्वीकार करें उसको और सब उसके आदेशों का स्वीकृति सिद्धांत के आधार पर पालन करें। नेक्स्ट हम देखते हैं सत्ता के प्रकार या सत्ता के स्रोत, और मैक्स वेबर ने जो बताए हैं वो 3 हैं: परंपरागत ट्रेडिशनल, बौद्धिक कानूनी रैशनल लीगल, और तीसरा करिश्मात्मक सत्ता कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। सबसे पहले हम देखते हैं परंपरागत सत्ता। जब प्रजा या अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा सदैव से होता आया है तो सत्ता का यह प्रकार परंपरागत कहा जाता है। इस प्रकार परंपरागत सत्ता का अभिप्राय शासन के उस अधिकार से है जो राजनीतिक शक्ति के अनवरत प्रयोग से उभरता है। इस प्रकार की सत्ता में प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन मात्र अस्थायी रूप में किया जाता है और पूर्ण रूप से सर्वोच्च सत्ताधारी की इच्छा पर निर्भर करता है। अधीनस्थ सेवक समझे जाते हैं और वे आज्ञा पालन परंपराओं के प्रतीक विशेष व्यक्ति के कारण बनते हैं, जैसे राजतंत्र में राजा की सत्ता परंपरागत रूप से चली आती है और उसके आदेशों का सभी पालन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बौद्धिक कानूनी या रैशनल लीगल अथॉरिटी।
जब अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वह नियम उन उच्च स्तरीय अमूर्त नियमों के साथ सम्मत है जिससे वे औचित्यपूर्ण समझते हैं, तब इस स्थिति में सत्ता को बौद्धिक कानूनी माना जाता है। यह सत्ता संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए पद से प्राप्त होती है। अमेरिका में जब कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार निर्वाचक मंडल का बहुमत प्राप्त कर लेता है, अथवा जब भारत में लोकसभा के बहुमत द्वारा किसी नेता को निर्वाचित घोषित किया जाता है और उसे प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है, तब वह सत्ता का बौद्धिक और कानूनी आधार होता है, यानी संविधान के अनुरूप, संविधान की पालना के अनुरूप। इसमें सत्ता का प्रत्यायोजन बौद्धिक आधार पर किया जाता है और कर्मचारीगण वैधानिक रूप से स्थापित निर्वैयक्तिक आदेशों के आधार पर आज्ञा पालन करते हैं। सत्ता का यह रूप आधुनिक नौकरशाही को अपने विशुद्ध रूप में प्रकट करता है। नेक्स्ट है करिश्मात्मक सत्ता, दैट इज कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। और जब अधीनस्थ वरिष्ठ सत्ताधारी के आदेशों को इस आधार पर न्याय संगत मानते हैं कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत प्रभाव है, तब इसे करिश्मात्मक सत्ता कहते हैं। इस सत्ता स्थिति में कोई प्रत्यायोजन नहीं होता है और अधीनस्थ कर्मचारी सत्ताधारी के व्यक्तिगत सेवक के रूप में आचरण करते हैं। अधीनस्थ अनुयायी होते हैं और अपने प्रिय नेता के करिश्माई एवं आदर्शवादी व्यक्तित्व के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। अब है सत्ता पालन के आधार। सत्ता पालन के आधार पर साइमन के विचारों को हम यहाँ विशेष रूप से देखेंगे और जो बताते हैं कि सबसे पहला है आधार विश्वास। यदि आपका विश्वास है सत्ता में तो आप उसका पालन करेंगे, और विश्वासी सत्ता के पालन का सबसे प्रमुख आधार होता है। अधीनस्थ सत्ताधारी के प्रति विश्वास के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसी कारण सत्ताधारी के प्रति अधीनस्थों का विश्वास जितना गहरा होता है, सत्ताधारी के आदेशों का पालन भी उतना ही सरल और स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जब विश्वास की स्थिति को आघात पहुंचता है तो सत्ताधारी के लिए आदेशों का पालन करवाना उतना ही मुश्किल भी हो जाता है। नेक्स्ट है एक रूपता। स्टूडेंट्स, मानव स्वभाव हमेशा ये होता है कि हम एक जैसा व्यवहार करते हैं समान परिस्थितियों में। तो मानव स्वभाव ही है कि वह उन लोगों के परामर्श, सुझाव और आदेशों को अधिक महत्व देता है जो उसके साथ विचारों और आदर्शों की एक रूपता को रखते हैं। सत्ता पालन के प्रसंग में एक रूपता के महत्व को स्वीकार करते हुए ही राज्य व्यवस्थाएं उदारवाद, साम्यवाद या फासीवाद में से अपने अनुकूल किसी विचारधारा का प्रतिपादन करती है तथा राजनीतिक नेतृत्व अधीनस्थों एवं सामान्य नागरिकों को अपने अनुकूल ढालने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है दबाव। अनेक बार दबाव और बाध्यकारी शक्ति सत्ता पालन के आधार के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक संगठन और प्रत्येक पॉलिटिकल सिस्टम में अल्प संख्या में ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिन पर विश्वास या एकरूपता का कम प्रभाव पड़ता है और जो दमन और दबाव की भाषा को ही समझते हैं। सत्ताधारी का प्रयत्न ये होता है कि सत्ता पालन के प्रमुख आधार के रूप में दबाव को अपनाने की आवश्यकता न पड़े, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब सत्ता की पालना नहीं होती तो दबाव डालकर भी सत्ता का पालन कराया जाता है। नेक्स्ट है वैधानिकता। प्रत्येक संगठन में एक पद सोपानात्मक व्यवस्था होती है और इस पद सोपान में सत्ताधारी को उच्च स्थिति प्राप्त होने के कारण सत्ता और सत्ताधारी के आदेशों को वैधता प्राप्त हो जाती है। साइमन के अनुसार सत्ता को इस मान्यता के कारण स्वीकार किया जाता है कि उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए, और वैधानिकता का महत्व इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि जब कभी सत्ता के प्रसंग में वैधता का संकट खड़ा होता है तब सत्ता की प्रभावशीलता को भी आघात पहुंचता है। और लास्ट में हम देखते हैं सत्ता की सीमाएं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक सीमा। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख हो अथवा न हो, किसी भी राज्य व्यवस्था को यह अधिकार नहीं हो सकता
कि वह नागरिकों को उनके जीवन, सामान्य स्वतंत्रताओं और सीमित संपत्ति से भी वंचित कर दे। यह सत्ता की प्रथम प्राकृतिक और अनिवार्य सीमा है। इस सीमा का उल्लंघन करने वाली सत्ता का पतन निश्चित होता है। नेक्स्ट है नैतिक और धार्मिक विश्वास। नैतिकता और धार्मिक विश्वास भी सत्ता की अनिवार्य सीमा होते हैं। जब कोई सत्ता नैतिकता और धार्मिक विश्वासों के प्रतिकूल आदेश देती तब उसका पालन करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। संस्कृति। संस्कृति लोगों के उस जीवन ढंग का नाम है जो अपने आप को कला, साहित्य, धर्म, फैशन, संगीत और आचार विचार के रूप में प्रकट करती है। सत्ता को संस्कृति या समाज के सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हो सकता है और न ही संस्कृति के क्षेत्र में उसके द्वारा कुछ किया जा सकता है। नेक्स्ट है संविधान, नियम और उपनियम। संविधान किसी भी राजसत्ता का अंतिम स्रोत होता है, अतः सर्वोच्च सत्ता के लिए भी संविधान के प्रावधानों का पालन आवश्यक होता है। नेक्स्ट है आर्थिक सीमाएं। प्रत्येक राज्य व्यवस्था के आर्थिक साधन और आर्थिक क्षमताएं सीमित होती हैं, अतः ये आर्थिक साधन और क्षमताएं सत्ता को सीमित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। नेक्स्ट है अधीनस्थों की क्षमताएं और अधीनस्थों द्वारा निर्मित संघ। कोई भी सत्ता अपने निर्णयों को लागू करने और आदेश मनवाने का कार्य अधीनस्थों के माध्यम से करती है, अतः अधीनस्थों की क्षमता भी सत्ता की सीमा निर्धारित करती है। और लास्टली है अंतरराष्ट्रीय संगठन और अंतरराष्ट्रीय कानून। अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतरराष्ट्रीय कानून भी सत्ता पर एक सीमा है। यदि कोई देश बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनकर कानूनों का उल्लंघन करता है तो अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा उसकी सत्ता पर नियंत्रण रखा जाता है और कोई भी मनमाने तरीके से उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है।